हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 7, उसमें गाउस के नियम का अनुप्रयोग करवाया था मैंने आपको। इस लेक्चर में भी गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में लास्ट अनुप्रयोग रहता है इसका अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गाउस की एप्लीकेशंस में लास्ट एप्लीकेशन है ये, तो इसको और हम लोग ध्यान से समझेंगे और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने इसकी एक एप्लीकेशन आपको बताई थी, अचालक परत या अचालक समतल चादर। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस है कि वहां अचालक था और यहाँ पे क्या है, चालक परत है। तो चालक किसे कहते हैं? जिसे दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाए। यदि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाए तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? चालक कह देते हैं। कह देते हैं ना। तो मैंने मान लिया कि कोई अपरिमित आकार की चालक परत है, वही नाम दे दिया इसको ABCD, जिसको मैंने प्लस क्यू आवेश दिया है तो प्लस क्यू आवेश दे दिया इसको। तो प्लस क्यू आवेश क्या हो गया? इस परत पर या इस परत के दोनों पृष्ठों पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो गया। और यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, यदि इस परत का क्षेत्रफल क्या माना मैंने? कैपिटल A, तब इस परत के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। इस परत के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या है? सिग्मा है। ठीक है ना। अब आगे चलें। सिग्मा क्या है? इसके एकांक पृष्ठ पर आवेश, तो उससे किसकी अवधारणा लग जाएगी? पृष्ठ आवेश घनत्व की। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर समेशन Q अपॉन A। तो इस पृष्ठ के ऊपर कुल आवेश क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A हो जाएगा। हो जाएगा ना बच्चों? क्यों कर रहा हूं ये पूरे टामझोल? क्योंकि इसमें दो चीजें निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा एवं तीव्रता। तो क्या क्या निकालनी है? एक तो निकालनी है मुझे पहले दिशा और फिर निकालना है उसका परिमाण। क्या निकालना है? परिमाण। तो इस पूरी परत के कारण एक साथ नहीं निकाल सकते, तो मैं क्या करता हूं, किसी बिंदु पर निकालना है तो इसके मध्य बिंदु O से इस परत के लंबवत कोई बिंदु मैंने मान लिया स्मॉल r दूरी पर बिंदु P, जिस पर मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इस बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना कर लेते हैं। कर लिया ना। अब पूरी परत के कारण एक साथ नहीं निकाल सकते, तो मैंने क्या कर दिया? समान लंबाई के दो अल्पांश ले लिए। कौन कौन से? अल्पांश A1 और अल्पांश A2, जो कि इस मध्य बिंदु O से समान दूरी पर हैं। कितनी? स्मॉल a। कितनी दूरी पर हैं ये? स्मॉल a दूरी पर। तो अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इस अल्पांश A1 को बिंदु P से मिला दो। अल्पांश A2 के कारण बिंदु P पर निकालना है तो अल्पांश A2 को भी बिंदु P से मिला दो। मिला दिया ना। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? अल्पांश A1 के कारण E1 माना मैंने,
तो E1 बराबर K इंटू इसको आवेश क्या दिया है प्लस Q, बिंदु P पर आवेश क्या है +1 अपॉन क्या है R स्क्वायर। R क्या है A1 और P के मध्य की दूरी है या नहीं। तो मध्य की दूरी क्या हो जाएगी, ये हो गया लंब। यदि ये कोण थीटा है तो ये भुजा हो गई लंब, ये हो गई आधार, तो ये बच गई क्या कर्ण। और कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पे भी A2 के कारण बिंदु P पे निकालूंगा तो ये दूरी फिर चाहिए मुझे, वही R ये है A ये है। तो कर्ण बराबर क्या हो गया अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हमको नहीं आएगी। और ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, हो जाएगा। अल्पांश A1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दिशा होगी इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा की दिशा में बाहर की ओर हो जाएगी ना। इसके कारण क्या होगी, वही प्लस Q आवेश यहाँ है A2 पर, तो ये भी बाहर की ओर हो जाएगी। अब ये दोनों विद्युत क्षेत्र क्षैतिज के साथ कितना कोण बना रहे हैं, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा, और ये कोण थीटा है तो शीर्षाभिमुख से ये कोण भी थीटा हो गया। यानी कि अल्पांश यानी विद्युत क्षेत्र E1 और E2 इस क्षैतिज रेखा के साथ थीटा कोण बना रहे हैं। विद्युत क्षेत्रों के मान लिखो तो E1 बराबर क्या हो गया K प्लस Q, A1 पर आवेश +1 बिंदु P पर आवेश अपॉन अंडर रूट ऑफ दोनों के बीच की दूरी क्या है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर गुना करोगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिशा क्या हो गई, दिशा हो गई इसकी क्या A1P, A1 से P की ओर। दूसरा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E2 बराबर, A2 के कारण निकाल रहा हूं तो K A2 पर आवेश क्या है प्लस Q, बिंदु P पर आवेश क्या है +1 अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिशा क्या हो गई A2 से P की ओर हो गई ना। तो दोनों के परिमाण कैसे हैं, दोनों का आप कहोगे सर दोनों के परिमाण बराबर हैं या नहीं, लेकिन दोनों क्षैतिज से थीटा कोण बना रहे हैं। दोनों जो विद्युत क्षेत्र हैं E1 और E2 ये दोनों क्षैतिज से कितना कोण बना रहे हैं थीटा। और जब थीटा कोण बना रहे हैं तो इनको हम क्या करते हैं घटकों में वियोजित कर देते हैं। और घटकों में वियोजित करोगे तो सबसे बड़ी समस्या ये कि किसको क्षैतिज मानूं किसको ऊर्ध्वाधर मानूं। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस अक्ष के साथ कोणों का निर्माण हो रहा है, जिस अक्ष के साथ कोणों का निर्माण हो रहा है वो अक्ष हो जाएगी उसकी क्षैतिज अक्ष, और बची हुई दूसरी लंबवत अक्ष क्या हो जाएगी ऊर्ध्वाधर अक्ष हो जाएगी। थीटा बन रहा है इस भुजा के साथ, क्षैतिज रेखा ये है, तो E1 का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E1 cos थीटा। E2 का क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा E2 cos थीटा। E1 का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर हो गया E1 sin थीटा। E2 का ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया E2 sin थीटा। हो गया कि नहीं हो गया।
अब इस विद्युत क्षेत्र के 4 घटक हो गए टोटल। कौन कौन से? E1 साइन थीटा, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा। लेकिन क्या पता लग रहा है? E1 और E2 के परिमाण बराबर हैं, तो भाई E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का परिमाण भी बराबर होगा। E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा के परिमाण भी बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो हम लोग पहले इन घटकों के लिए बात करें। किसके लिए? E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा के लिए। तो दोनों ही घटक एक ही बिंदु पर कार्यरत हैं और दोनों की दिशा परस्पर विपरीत है, परिमाण समान है, इसलिए ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा? वो आएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा में। क्यों? क्योंकि इनके परिमाण समान हैं, परस्पर संरेखीय भी हैं और एक ही दिशा में कार्यरत हैं। इसलिए चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गई? दिशा हो गई क्या? लिखो। दिशा हो गई चालक परत के लंबवत बाहर की ओर। किधर की ओर हो गई? बाहर की ओर हो गई। ठीक है बच्चों, कोई यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस दिशा को मैं बहुत पहले निकलवा चुका हूँ। जैसे अचालक परत में निकाली थी वो भी यही है और चालक परत की भी यही है। हम लोग ढंग से इसको पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे और नोट्स बनाएंगे। तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक बार इस वीडियो को स्टॉप करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और इसको समझोगे, तब मैं इसका परिमाण आप लोगों को ज्ञात करवाऊंगा। करो स्टॉप। अब हम इसका परिमाण ज्ञात करते हैं और परिमाण ज्ञात करने में वही हमारी चालक परत है और इसके कारण क्या करना है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण आप लोग जानते हो कैसे ज्ञात होता है? इस पे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। यहां तक तो हमने निकाल ही रखा है पहले। इसके क्या था? इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान क्या था? सिग्मा था। और क्षेत्रफल क्या माना इस प्लेट का? हमने ए माना था इतना सा। अब जब इसका परिमाण मुझे ज्ञात करना है तो परिमाण ज्ञात करने में क्या करूं? इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र की गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करो। अब इस गाउसियन पृष्ठ की कल्पना में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये परत है, तो गाउसियन पृष्ठ की जो कल्पना होगी वो गाउसियन पृष्ठ बेलनाकार ही होगा। उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं आपको, क्यों हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, एक अंतर है, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है कि ये परत कैसी है? चालक। और आप लोग जानते हो कि किसी चालक परत के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है ना। तो इस पे वही बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना तो करूंगा मैं, लेकिन उस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में मैं क्या मानूं? मैं उसको ऐसा मानूं कि जैसे ये परत है तो ये गाउसियन पृष्ठ ऐसे है, मतलब एक जो पृष्ठ है वो इससे टच है, यूं इसके अंदर है, चालक के अंदर। ठीक है ना। तो ये पृष्ठ मैंने क्या मान लिया? जो पृष्ठ S1 है मेरा, ये इसके अंदर है। ठीक है ना बच्चों। दो बाकी पृष्ठ जो कि तो ही जैसे कॉमन आते हैं, ये S2 वाला और ये S3 वाला। बेलन के जैसे बताए थे हम लोगों ने 3 पृष्ठ थे। S1 को अंदर माना है, S2 यहां पे आ गया बीच में और S3 यहां आ गया।
क्लियर है? ये इस तरीके से बेलन है, देख लो आप लोग, यदि समझ में नहीं आए तो लास्ट वाले वीडियो में यदि कोई डाउट रह गया हो आपको। बाकी यदि आप लोग वीडियो पूरा देखोगे और शुरुआत से लेके लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखोगे और फिजिक्स में नंबर नहीं आए तो ये मेरी गारंटी है, उसको समझोगे तो। इस भाग को तो मैंने कहाँ दे दिया, उसके अंदर दे दिया। ये पृष्ठ S1 है, ये बीच वाला पृष्ठ को क्या नाम दे दिया, पूरे को S2 नाम दे दिया, और इस लास्ट वाले को क्या नाम दे दिया मैंने, S3 नाम दे दिया। दे दिया ना? तो पृष्ठ S1 के लिए देखूं तो पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ की कल्पना हो गई, इतना सा तो हो ही गया। और गाउसियन पृष्ठ की जैसे ही कल्पना हो जाती है वैसे ही हम लोग क्या लगा देते हैं, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहेगा, गाउस का नियम कहेगा फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और समेशन क्यू बराबर क्या है मेरा समीकरण 1 से, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, हो जाएगा। अल्पांश क्षेत्रफल के कारण निकाल दूं, पूरे का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। छोटा सा भाग लिया क्षेत्रफल का तो अल्पांश, तो ये क्या लिख दूं मैं, अल्पांश क्षेत्रफल डीए वेक्टर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, के कारण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर आप लोग क्या कर दोगे, संपूर्ण के लिए इंटीग्रेशन कर दोगे फॉल सरफेस का वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। और इस पूरी सरफेस को कितने हिस्सों में तोड़ रहा हूं, 3 में, S1 और S2 और S3। तो फिर क्या हो जाएगा, फाई बराबर सरफेस S1 के लिए वेक्टर E1 डॉट डी ए वन वेक्टर, फोर सरफेस S2 के लिए E2 वेक्टर डॉट डी ए टू वेक्टर, और सरफेस S3 के लिए E3 वेक्टर डॉट डी ए थ्री वेक्टर। हो जाएगा ना? अब देखो, अब सरफेस S1, सरफेस S1 के लिए जो विद्युत क्षेत्र है E1 मानूं उसको या फिर E इन मान लूं, वो क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। और क्षेत्रफल इधर की ओर हो गया। H2 के लिए मानूं तो रिमेनिंग क्षेत्रफल कहां है, यही तो है, पूरे पे राउंड शेप। तो ये मान लिया मैंने क्या, DA2, विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर, तो ये क्या हो गया, E2। S3 पे मानूं यहां पे तो क्षेत्रफल तो ये रहा पूरा, और विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये ऐसे ही टॉपिक जैसे पहले पढ़ रहा है मैंने, एज इट इज जेरोक्स कर रहा हूं, कोई अंतर है ही नहीं। ठीक है कि नहीं? तो E1 वेक्टर तो कहां गया, 0 में गया, गया ना? तो क्या बच गया, फाई बराबर क्या बच गया, ये तो हो गया 0। H2 सरफेस के लिए E2 वेक्टर डॉट DA2 वेक्टर, सरफेस S3 के लिए क्या हो गया, E3 वेक्टर डॉट DA3 वेक्टर। ये हो गया वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर क्या हो गया, AB कॉस थीटा। देन फाई बराबर क्या हो जाएगा, H2 के लिए E2 DA2 कॉस थीटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, E3 DA3 कॉस थीटा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमको, पहला तो 0 में गया ही, यहीं पे 0 लिख दिया मैंने उसको। अब देखें, अब H2 और S3 के लिए बात करें, चाहो तो यहां तक खोल सकते हो आप,
चाहो तो यहाँ पे तक खोल सकते हो। लो मैं स्टेप ले लेता हूँ आपको, आप लोगों के दिमाग में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। सरफेस S1 के लिए आप लोग ये सोचोगे ना कि लिखेंगे कैसे बोर्ड कॉपी में, तो वो कन्फ्यूजन मिटा देता हूँ मैं। लो S1 के लिए E1 dA1 cos थीटा प्लस, ठीक है ना, कन्फ्यूजन मिटाओ। फॉर सरफेस S1 पे देखूं तो क्या होगा, En बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो सरफेस S2 के लिए 0 को तो dA1 किसी 0 इंटू हाथी बराबर 0, तो 0 को तो किसी भी राशि से गुना करोगे 0 ही आएगा। S2 के लिए देखोगे तो S2 पे क्या है, आप लोग देखोगे कि E2 वेक्टर परपेंडिकुलर है dA2 वेक्टर के, डायग्राम में दिख रहा है, और परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90, और कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस 90 बराबर कितना, 0। भूल गए क्या। सरफेस S3 के लिए बात करो तो E3 वेक्टर समांतर है dA3 वेक्टर के, तो थीटा बराबर समांतर में 0 डिग्री, और कॉस थीटा बराबर कॉस 0 बराबर 1 हो गया। कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना। अब मानों को रख दो, कभी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब डायग्राम तो कोई यूज आएगा नहीं, तो डायग्राम को मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा कि नहीं। देखो क्या हो जाएगा, फाई बराबर 0 हो तो गया 0 में। अब बचा S2 पे तो क्या बच गया, E2 dA2, और S2 पे cos थीटा का मान कितना है, 0 है। तीसरे के लिए देखो S3 के लिए तो ये क्या हो गया, E3 dA3 इंटू 1 हो गया ना, 3 पे तो 1 है, तो फाई बराबर क्या हो गया, 0 प्लस 0 प्लस, अब तो पूरी सरफेस यही रह गई, तो इसको छोड़ो और 3 को भी हटा दो साथ साथ, तो ये क्या बच गया, ई डी ए। फाई बराबर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब ई क्या है, चूंकि विद्युत क्षेत्र का मान संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान है, संपूर्ण पृष्ठ है या फिर परत है, जो भी है, अतः फाई बराबर ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और 1 डॉट डी एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स, तो फाई बराबर क्या हो गया, ई ए। अब फाई तो मैंने देखा है समीकरण 2 में, क्या है फाई, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई ए, देन ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा ना कि नहीं हुआ, आप लोग कहो सर हो गया, स्क्रीनशॉट खींच लो। अब ये हो गया, तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि इसका सदिश रूप क्या होगा, इसका सदिश रूप क्या होगा। सदिश रूप क्या होगा, वेक्टर ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट एन कैप। होगा या नहीं होगा, आप लोग कहोगे होगा सर, तो अब इसका ग्राफ बना दोगे वापस मुझे। आप लोगों को जो मैंने ग्राफ बनवाए थे पहले, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो, किस किस के बीच में, ई और आर के बीच में। आप लोग कहोगे सर इसमें आर तो है ही नहीं, और आर नहीं है तो गाड़ी खराब हो गई, और गाड़ी खराब हो गई तो समय तो बढ़ेगा, लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ेगी, दूरी थोड़ी चलेगी, नहीं चलेगी, तो क्या हो जाएगा, ये एक सरल रेखा प्राप्त होगी। होगी कि नहीं होगी, ये किस किस के बीच में ग्राफ हो गया, ग्राफ आ गया किस किस के बीच में, ई और आर के बीच में। आ गया कि नहीं आ गया। तो बच्चों हम लोगों की जो गाउस की एप्लीकेशंस थी, वो एप्लीकेशंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं।
ठीक है ना। सारी एप्लीकेशंस को ध्यान से देखें, जितनी भी एप्लीकेशन हैं, 7 या 8 जो भी एप्लीकेशन है, इन सबको ध्यान से पढ़ें। एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार, और 2 बार नहीं आए तो 3 बार, और 3 बार नहीं आए तो 4 बार, लेकिन पढ़नी ज़रूर है। साथ में आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो, वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो, और वीडियो में नीचे लास्ट में कमेंट नहीं कर रहे हो। जो सब्सक्राइब का बटन है वहाँ पे भी आप लोगों ने अभी तक क्लिक नहीं किया है। तो बेटा अगर ऐसा करोगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मुझे भी शौक नहीं है यदि आप लोग अपने साथ मेहनत नहीं करोगे। इसलिए नीचे वाले सब्सक्राइब पे क्लिक करो, और यदि अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है लाइक करो, और लाइक के साथ साथ मुझे कमेंट भी करें। मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन मौजूद रहूँगा ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय।